नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहाने मन की मखसूस पेशकश नारी तेरे मन की बात। क्या है नारी के मन में? क्या हमने कभी उसे जानने की कोशिश की? आइए आज हम जानते हैं। जब नारी एक नन्ही मुन्नी बच्ची होती है तो हर कोई उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे दुलार प्यार से रखा जाता है, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। वो घर में एक परी की तरह, एक तितली की तरह घूमती है और वो एक चुलबुल सी, एक ऐसी खिलौने की तरह एक बच्ची होती है जो हर किसी के मन को भाती है। लेकिन जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर वो एक जिम्मेदार लड़की हो जाती है जो घर में हर एक का ख्याल रखती है, हर एक की दिलजुई करती है। और जब शादी होके वो अपने ससुराल जाती है तो वहां वो यही कोशिश करती है कि अपने ससुराल वालों को किस तरह से खुश रख सके, उन्हें किस तरह से मुतमईन रख सके। उसके बाद जब उसके बच्चे होते हैं, वो माँ बन जाती है तो एक जिम्मेदार औरत हो जाती है जो हर वक्त सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी तरबियत के बारे में सोचती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो अपने उम्र के उस दहलीज पे पहुंचती है, जब वो 40s और 50s की एज में पहुंचती है, जब उसके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, जब उसके उम्र में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां वो ये सोचती है कि अब क्या, अब मेरी जिंदगी में क्या रह गया है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं, अब मेरी मेरी हस्ती का मकसद अब क्या रह गया, अब जो भी बकिया जिंदगी मेरी है उस जिंदगी को मैं कैसे गुजारूं, किस लिए गुजारूं, उसका मकसद क्या है। और यही सब सोच सोच के अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि वो स्ट्रेसफुल हो जाती है और फिर इसके नतीजे में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो आखिर ये जो सूरत हाल उसकी जिंदगी में है, या ये जो पड़ाव आता है जिंदगी में किसी भी औरत के, किसी भी खातून के, तो इस पड़ाव में वो कैसे कोप अप करें हालात से, वो किस तरह से जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह दिलजोई के साथ, उसी तरह खुशदिली के साथ जिए जैसे कि वो बचपन को, जवानी को, नौजवानी को और फिर उसके बाद की जो उम्र थी उस उम्र को उन्होंने गुजारा है, उसी तरह से ये अधेड़पन की उम्र को भी वो उसी तरह से गुजारें। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले का हल हमें तलाश करना है, क्योंकि हमें अपने बहनों की खुशी चाहिए, हमें उनकी मुस्कुराहट चाहिए, हमें उनकी जिंदगी में हर तरफ शादमानी रक्षा होनी चाहिए। इस मकसद के लिए आज हमने इस मौजू को लिया है कि हमारी वो बहनें जो 40s और 50s में हैं और जो अपनी जिंदगी के उस मकाम पे पहुंच गई हैं जहां पे वो अपने तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो चुकी हैं, तो वो अपनी जिंदगी में अब आगे उनके लिए क्या है, अब आगे वो किस तरह से इसे ज्यादा चैलेंजिंग, ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा इंजॉयबल बना सकती हैं, ताकि वो अपने आप को किसी भी किस्म के परेशानियों से, प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से अपने आप को महफूज रख सके। आखिर डिप्रेशन होता क्यों है, इसके असबाब क्या हैं? खास तौर से हिंदुस्तान के पस मंजर में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी खवातीन के अंदर डिप्रेशन होने की क्या वजह होती है और हम उन वजूहात को किस तरह से दूर कर सकते हैं ताकि हमारी बहन एक बार फिर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। तो इस मौजू पे हम आज बात करेंगे और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमने इन्वाइट किया है एक बहुत ही काबिल काउंसलर को, जो कि केयर कॉर्नर की डायरेक्टर हैं और जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रांची, बिहार से। मैं इस्तकबाल करती हूँ मोहतरमा निदा मकबूल साहबा का। निदा, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। तो निदा, आप डायरेक्टर हैं केयर कॉर्नर की, आप एक प्रोफेशनल काउंसलर हैं और आप फैमिली इश्यूज और एडोलसेंट इश्यूज और इस तरह के तमाम इश्यूज को डील करती हैं। तो आज जैसा कि हमारा मौजू है कि जो हमारी बहनें हैं जब वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचती हैं जहां पे उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उनकी जिंदगी में खत्म हो चुका, अब कुछ बाकी नहीं रह गया, और वहां वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, तो आप चूंकि तजर्बाकार है इस फील्ड में, आप हमें ये बताएं कि आखिर इसकी वजूहात क्यों होती हैं और इसके क्या क्या रीजंस हैं, हम इस तरह इससे अपनी बहनों को किस तरह से बचा सकते हैं। जी जरूर मैम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जाने मन मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो करती रहती हूँ और बहुत अच्छी एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज हम बात करने आए हैं डिप्रेशन के बारे में, स्पेशली मिडिल एज वुमेन को लेकर, दैट इज वुमेन हु आर बिटवीन 45 to 65 years of age। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, डिप्रेशन इज any mental disorder which creates lot of persistent sadness,
आप जो है लगातार उदास रहने लगते हो, कामकाज में जो एक्टिविटीज आपको करना अच्छा लगते था वो अब आप नहीं कर पाते हो, या आपको आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि डेली कोर्स भी करने का कुछ मन नहीं करता। अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, इंडिया जो है हमारा इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन डिप्रेशन। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ये भी फाइंड आउट किया गया है कि 20 में से एक इंसान को जिंदगी में, अबव 18 की मैं बात कर रही हूँ, एक इंसान ने डिप्रेशन जरूर फील किया होता है या डिप्रेशन से वो गुजरा होता है। अच्छा, ये था डिप्रेशन के बारे में। अब जानते हैं कि जब डिप्रेशन होता है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, कुछ बेसिक सिम्टम्स जो हमें पता होने चाहिए। ओके, सबसे पहला सिम्टम है परसिस्टेंट सैडनेस, मतलब हमेशा उदास रहना, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहना, बात बात पे आपको रोना आ जाना। ठीक है। सेकंड है इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी सी बात पे चिड़चिड़ाहट हो जाना। थर्ड है लॉस ऑफ स्लीप, आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा, आपके ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर देयर इज लॉस ऑफ एपिटाइट, डिक्रीज इन एपिटाइट, सो ये आपके ईटिंग पैटर्न भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन देयर इज डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, बहुत से लोगों को कॉन्सेंट्रेशन में टू रिमेम्बर थिंग्स, चीजें याद रखने बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। देन देयर इज ऑलवेज फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, एक अजीब सी मन में घबराहट रहती है जो समझ नहीं आती क्यों है। Then people who undergo depression, they also show symptoms of hopelessness. They show symptoms के हम worthless हैं, they show symptoms कि हम बहुत ज्यादा helpless हैं, and they show symptoms कि एक उनको बहुत empty feeling होती है अंदर से, एक void सा रहता है उनके लाइफ में जो उन्हें समझ नहीं आता। और कुछ और सिम्टम्स ये हैं कि बहुत सारे लोग कुछ फिजिकल चीजें भी महसूस करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट हेडेक रहना, ठीक है, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन होना, बट जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हो तो डॉक्टर कहता है कुछ है नहीं। तो कुछ बहुत से लोग ऐसे फिजिकल सिम्टम्स भी फेस करते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान को सारे सिम्टम्स हो, बहुत से लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं, बहुत से लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं। So, but if you are having more than these symptoms, you have few of these symptoms for like 2 weeks, that means now it is a area of concern. तब आपको उस पर तवज्जो देनी होगी, ध्यान देना होगा, और फिर अकॉर्डिंगली उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से सिम्टम्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हो या आपका दोस्त कोई महसूस कर रहा हो, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि हम औरतों के बारे में बात करने आए हैं, दैट इज स्पेशली मिडिल एज वुमेन। मिडिल एज वुमेन, दैट इज, जब हम मिडिल एज वुमेन की बात करेंगे, दैट इज द वुमेन फ्रॉम 45 to 65 years of age, पर मैं थोड़ा बहुत 35 को भी कवर करूंगी क्योंकि इस एज में भी एक सिम्टम है जो बहुत कॉमन है। इंडिया में ज्यादातर औरतें किन चीजों की वजह से डिप्रेस होती हैं? उसमें से पहली चीज है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दैट इज a depression or feelings or things which you go through just after delivery के बाद जो आप feelings महसूस करते हो, उसमें क्या होता है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती बच्चे की वजह से, आपको हर वक्त थकान रहती है, यू आर फीडिंग द चाइल्ड, आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रहते हो, योर बॉडी ऑल्सो चेंजेस। बहुत सी लड़कियां वो भी आजकल जो है ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और काफी जो विमेन है हु कम टू मी, दे कम विद द इशू कि भाई डिलीवरी के बाद अब हम वापस अपने वेट पे कैसे आए। दिस हैज आल्सो बिकम दिस इज आल्सो अपकमिंग इशू दीस डेज। सीरियसली मैम, इसकी वजह से भी काफी लेडीज परेशान रहती हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत ही ज्यादा फिजिक कॉन्शियस हो गई है ना, वो जीरो साइज का जो एक कॉन्सेप्ट जहन में आ गया है, तो वो लगता है कि शायद डिलीवरी के बाद भी वही वैसे ही फिजिक रहेगी उनकी, इसलिए ज्यादा बिल्कुल। और एक्चुअली हमारी बॉडी में काफी चेंजेस भी हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, जो कि काफी लोग एक्सेप्ट करने में काफी टाइम भी लगा देते हैं, काफी लेडीज में कहूंगी। अच्छा, सेकेंड चीज, क्योंकि आप एक मिडिल एज में हो, सो यू माइट एक्सपीरियंस लॉस ऑफ स्पाउस, किसी के शौहर की डेथ हो जाना, क्योंकि इस वक्त माँ बाप बूढ़े होते हैं, किसी
माँ बाप की डेथ हो जाना, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन. देन women who are working, they are under constant stress, क्योंकि अभी भी वो प्राइमरी केयर गिवर हैं अपने घर के लिए. उन्हें घर भी देखना है, उन्हें बच्चा भी देखना है. फिर they believe that they are underpaid. In India are actually underpaid to be. तो एक कांस्टेंट टैसल उनका भी चलता रहता है ऑफ द women who are working. they also experience lot of depression at times, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे वर्थ के अकॉर्डिंग हमें पे नहीं मिल रहा और हमारा बच्चा भी कहीं कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जा रहा है. तो दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट also causes depression in lot of women. Acha, and now the other thing is there are females who go through divorce, so this also becomes one of the issue. There are people or women who experience lot of health issues. किसी को शुगर प्रॉब्लम हो जा रहा है, डायबिटीज प्रॉब्लम हो जा रहा है, घुटने में प्रॉब्लम हो जा रहा है. उसकी वजह से भी काफी औरतें डिप्रेस महसूस करती है, क्योंकि उन्हें लगता है हम पहले जैसे नहीं रहे, अब मैं पहले जैसी एक्टिव नहीं रही, मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं रही, मैं अब जैसे पहले करती थी वो नहीं कर पाती. वो इतना कंपैरिजन करने लगते हैं अपने आप को 10 साल पुराने और अभी में, कि वो ग्रेजुअली डिप्रेस फील करने लगते हैं. Then there is also very important factor जो जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, but it is very common in India that female faces lot of physical abuse. There are female who faces domestic violence. तो जो औरतें ये सब महसूस करती हैं या इन सब चीजों से गुजरती हैं, वो ही जानती हैं that how do they face with it and how depressing it is for them, और कितना ज्यादा उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट मैं कहूंगी या उनकी सेल्फ एस्टीम कहूंगी वो लो हो जाती है. और हमें ऐसा लगता है निदाना कि हमारे यहाँ तो जब तक वो फिजिकल वायलेंस नहीं हो, जब तक वो उसे अब्यूज मानते ही नहीं है. किसी ने जबानी कुछ कह दिया या डांट दिया या गालियां दे दी या इमोशनली आपके ऊपर अटैक किया या इस तरह के, मतलब कि आपकी बात नहीं मानी गई, कहीं भी आपको नेग्लेक्ट किया गया, आपको बिल्कुल ऐसे रखा गया जैसे कि आप सेकेंड ग्रेड शहरी हो, तो ये सब चीजें तो ऐसा समझा था कि जैसे एक्सेप्टेड है कि ऐसा तो हो गई, क्योंकि आप बाहर से आए हैं इस घर में, तो इस घर में आपकी से क्या होगी, कोई नहीं होगी. तो ये सब तो एक्सेप्टेड ले लिया जाता है. और यही सब चीजें जो ना किसी औरत के अंदर पकती रहती हैं और फिर एक बार वो या तो डिप्रेशन के रूप में निकलेंगी या फिर वो भड़ास बन के निकल जाएंगी. उसके कुछ जी बिल्कुल. तो निदा भी हमारे साथ जो है ना वो एक नाजरीन में से हमारी बहन जुड़ रही हैं जी. और मेरे ख्याल से उन्हें कुछ सवाल करना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करूँ. तो फातिमा साहिबा हमारे साथ हैं. फातिमा साहिबा जी, आप फरमाएं, आप क्या पूछना चाहती हैं. आप हमारे साथ यहाँ पे शरीक हो जाएं और आप हमें बताएं कि आपका क्या सवाल है, हमारी काउंसलर से आप क्या पूछना चाहती हैं. जी फातिमा साहिबा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आपकी आवाज नहीं आ रही. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ पा रही है. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द. मेरी जी अब आ रही है. आवाज जा रही है मेरी? हाँ अब आ रही है जी. हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी. जी, मेरा सवाल ये था कि जो वर्किंग वुमेन है या जो हाउस वाइफ है, इन दोनों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार कौन होती हैं? वर्किंग वुमेन ज्यादा होती हैं या जो हाउस वाइफ होती हैं? मतलब ज्यादा किस पे अफेक्ट करता है ये डिप्रेशन? देखिए, किसी भी एक को ये कहना कि इसको ज्यादा डिप्रेशन होता है और इसको कम होता है, ये गलत होगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू. क्योंकि अभी मैंने बताया वर्किंग वुमेन की रहती है दैट दे वांट टू वर्क, they want to be independent, plus they are also the primary, they want to take care of the child, do not want कि उनका घर भी नेग्लेक्ट हो, तो उनकी टैसल एक अलग रहती है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस वाइफ जो है वो डिप्रेस कम होती हैं, या भाई वो तो घर में है, उनको बाहर नहीं जाना है, उनको काम नहीं करना है, तो उनके जो डिप्रेशन लेवल है वो वर्किंग वुमेन से कम होगा. ओके, मतलब डिप्रेशन का शिकार कोई भी हो सकती है? बिल्कुल, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो.
थैंक यू मैम, ओके शुक्रिया फातिमा बहुत मैम, बहुत थैंक यू आपका। वेरी मच। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया है। तो अब हम फिर जी 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 दूसरे बिल्कुल। नाजरीन की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने एक्सपर्ट से जान रहे थे कि वो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पे एक औरत शिकार हो सकती है डिप्रेशन का, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जी निदा साहबा, आप हमें बता रही थी कि क्या क्या वजूहात होती हैं किसी औरत के डिप्रेशन में जाने की, मिडिल एज औरत के। ओके सॉरी, बीच में पता कैसे हो गया था। जी तो जी मैं आपका सवाल का जवाब दे रही थी मैम, उनका कंप्लीट हो गया? डिड शी अंडरस्टैंड? या शी अंडरस्टूड, शी अंडरस्टूड। ओके ओके। So we'll continue with our talk. We were talking about the reasons that why middle-aged women are depressed at times. ओके अच्छा, तो हमने डिप्रेशन के सिम्टम्स बात कर लिए और हम बात कर रहे थे कि व्हाई वी वर फोकसिंग मोर ऑन द विमेन। सो उसमें से एक टॉपिक जो रह गया वो ये था कि व्हेन यू आर इन द मिडिल एज ग्रुप, सो लॉट ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो मूव आउट ऑफ द हाउस। बहुत से लोगों के बच्चे किसी के हॉस्टल चले जाते हैं, किसी के कॉलेज करने बाहर चले जाते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं, जिसमें हस्बैंड अपने काम में बिजी है। सो the women also feel during that time lot of emptiness, उनके अंदर बहुत ज्यादा एक खालीपन भी महसूस हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा उन्हें आदत होती है अपने बच्चे के लिए जीने में या घर के लिए सब कुछ करने में, कि अब इस मिडिल एज में आके दे फील दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आल्सो। तो हम अभी अभी एक नाजरीन में से सवाल यही आया है एग्जैक्टली जिस पे हम आप बात कर रही हैं। मुझे लग रहा है अगर मैं सवाल पढ़ दूंगी तो आपको इसका जवाब देने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो हमारे साथ यहाँ पे जोया शाहीन है जिन्होंने यूट्यूब के जरिए हमसे ये सवाल पूछा है कि क्या जो बच्चों की शादियां हैं, क्या ये जो बच्चों की शादी है वो भी एक रीजन है एक औरत के अंदर डिप्रेशन की फीलिंग लाने के लिए, क्योंकि वो अपने अंदर एक एम्प्टीनेस फील करती हैं। जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो उन्हें लगता है कि सब अपनी अपनी दुनिया में लग जाते हैं और फिर वो खुद को बहुत ही लोनली और तन्हा महसूस करती हैं। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी बिना पे जो मिडिल एज वीमेन है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं क्या इस बिना पे? जी जी, ये भी एक रीजन हो सकता है। नहीं, ये भी एक रीजन है, क्योंकि बहुत सी औरतों को इस टाइम पे ये लगने लगता है कि बच्चे मूव आउट कर गए या कॉलेज चले गए या उनकी शादियां हो गई, हस्बैंड अपने में बिजी है, सास ससुर हो सकता है नहीं रहे। तो उनको अब ये लगता है कि भाई मैं हूँ नहीं हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी लेडीज जो 45 प्लस की मेरे पास आती हैं, वो उनका ये कॉमन सेंटेंस है कि मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको यही समझाती रहती हूँ कि आपके होने ना होने से क्यों नहीं फर्क पड़ता। ये फीलिंग ऑफ जो लोनलीनेस और एम्प्टीनेस ऑल ऑफ अ सडन आपको आ जाती है, दिस लीड्स टू डिप्रेशन। क्योंकि इंडिया में तो वी आर सो मच इनग्रोस्ड, मतलब आज का टाइम तो वैसे भी हाइपर पेरेंटिंग का टाइम है कि हम इतने ज्यादा रिवॉल्व अराउंड करते हैं बच्चे को लेके और अपने आप को लेके। और न्यूक्लियर फैमिलीज भी बहुत ज्यादा है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो ठीक है, एक बच्चा मूव आउट कर गया सो देयर आर पीपल विद अस। न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा अब लोग लोनली फील करते हैं अगर बच्चे मूव आउट कर जाते हैं तो। ठीक है निदा, तो हमने बहुत बात कर ली इसकी कि क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर हम अपने बहनों को जो कि इसका शिकार हो रही हैं या होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उन्हें हम इससे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या तरीकाकार अपनाएं, इसके लिए कौन से वो रास्ते हैं जिसको अपना करके वो अपने आप को बचा सकती हैं और एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हैं? जी, सबसे पहली ट्रीटमेंट मैं कहूंगी इसका है सेल्फ हेल्प। वो बहुत जरूरी है। सेल्फ हेल्प में अब सेल्फ हेल्प के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो आप एक्चुअली अपनी, जरूरी नहीं है उसके लिए आप डिप्रेसिव हो। अगर आप लोनलीनेस भी फील कर रहे हो या एम्प्टीनेस फील कर रहे हो, यू कैन फॉलो दीज थिंग्स और शायद आपको थोड़ा बेटर महसूस हो। पहली चीज है, यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू डू वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे। दिन में 20 मिनट लगाइए, 20 मिनट निकालिए जिसमें से आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करें। ठीक है। दूसरा है ईट हेल्दी फूड। बहुत बार एक्चुअली इंडिया में ये बहुत कॉमन आदत है कि औरतें अपनी डाइट को बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं, ना अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, ना इतनी तवज्जो देती हैं। और स्पेशली एट दिस एज 45 टू 65 इयर्स ऑफ एज में वी फेस लॉट ऑफ बोन का इशू फेस करते हैं, हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। सो क्यों? क्योंकि हमने
ज्यादा अच्छा खाया भी नहीं होता, बहुत बार ये भी होता है. So you take care of your health as well. Eat good, healthy, balanced diet. ज्यादा तला भुना सैचुरेटेड चीजें ना खाएं, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, और जब ये सारी चीजें फिर किसी बीमारी में तब्दील होती हैं तो फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो. ठीक है. तीसरा इसका ट्रीटमेंट है रीचिंग आउट टू पीपल लाइक योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स. अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है या आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो अपने दोस्तों से बात करना, जो आपके अजीज हैं उनसे बात करना. वो कोई भी हो सकता है. ठीक है. चौथा है जो मैं रिकमेंड करती हूँ, जो मेरे पास आता है, कि मेक अ स्मॉल जर्नल. एक छोटा सा जर्नल बना लीजिए, और दिन में अगर आप कोई एक चीज जो आपको लगे कि आज I am thankful for this in my life. वो कुछ भी हो सकता है कि आज मेरी रोटी गोल बनी, आज मेरे बच्चे ने मुझे फोन कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है. You write that thing in your journal कि आज मैंने 20 नहीं 30 मिनट्स वॉक करा. और जब कभी आप बहुत उदास महसूस करो तो वो जर्नल खोल के पढ़ो. तो जब आप वो जर्नल पढ़ोगे तो एक्चुअली में आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. बहुत अच्छा बताया आपने. अभी मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने ये देखा कि आमतौर पर लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि कुछ भी उनके जहन में चल रहा होता है, किसी भी किस्म का, अगर गुस्सा है, एंगर है, या किसी से कोई इनमिटी है, या कुछ भी जेलसी है, या जो भी है, मतलब जो भी बैड फीलिंग्स है, वो क्या होता है, वो उनका स्टेटस दर्शा देता है. कि जब वो स्टेटस अपना डालते हैं, या तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, जहां भी वो डालते हैं, तो आप उनके उस स्टेटस को देख करके उसके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और ये समझ सकते हैं कि वो बंदा किन फीलिंग से गुजर रहा है, उसके अंदर कौन से इमोशंस जाग रहे हैं. तो मैंने फिर उनको ये मशवरा दिया, मैंने कहा देखो, स्टेटस पे डालने के बजाय, क्योंकि अब तो दुनिया इतनी वेल अवेयर हो चुकी है कि आप कुछ भी डालोगे तो लोग उसको आपसे कोरिलेट कर लेंगे बहुत आसानी के साथ. तो मैंने कहा कि आप अपने को एक्सपोज करने के बजाय आप ऐसा करो, एक डायरी रखो और उस डायरी में लिखते रहो. जितनी भी फीलिंग्स आ रही हैं, जितने भी बैड ख्यालात आ रहे हैं, जितनी भी आपको अब्यूज लिखना है, जो भी लिखना है, आप डायरी भरते रहो, क्योंकि डायरी आप ही के पास रहेगी. आप उसे हिफाजत से रखो, फिर आप देखोगे बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे. कि किसी के लिए आपको गुस्सा है, आपने खूब उसके बारे में लिख दिया, फिर आप फील करेंगे कितना रिलैक्स मैं फील कर रही हूँ. तो ऐसा बहुत अक्सर आपने बहुत अच्छा ये मशवरा दिया है कि आपको जो कुछ भी हो आप लिखिए, अच्छी चीजें भी लिखिए कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ. और तो जाहिर सी बात है कि जब हम दोबारा पलट के देखेंगे तो खुशी होगी उसे देख करके. जो मैंने बताया वो एक है ग्रैटिट्यूड जर्नल. जो मैम मुझे बता रही है वो है कि आप अपनी मतलब ये जो फीलिंग्स है ऑफ हेट्रेडनेस, ऑफ जेलेसी, आप कैसे निकालो. ये अगर आप किसी किताब या कॉपी में लिख रहे हो, जो मैं सजेस्ट करती हूँ अपने काउंसलिंग को, वो मैं करती हूँ कि अगर आप किसी को नहीं बोल सकते तो आप कॉपी पे लिख लो, जो बुरा भला लिखना है लिख लो उसके बारे में. जब आप लिख लोगे, इट इज अ फीलिंग ऑफ वेंटिंग आउट. जब आप कोई चीज लिखते हो और उसको पढ़ते हो, इट इज गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन कि ये चीज मैंने अपने जहन से निकालनी है. अब उसको रखना नहीं है, उस पेपर को फाड़ना है, फाड़ के फेंकना है और डस्टबिन में फेंकना है. पर जब आप डस्टबिन में फेंक रहे हो, आप ये सोचते हुए फेंकोगे कि मैं आई एम गोइंग अवे विथ फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट. जब आप ये बोलते हुए फेंकोगे तो ट्रस्ट मी, मैं ये तो नहीं कहूंगी फौरन बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे, पर ग्रेजुअली आप बहुत काम डाउन हो जाओगे. तो कभी भी कोई भी गलत ख्याल आता है, या तो आप उसे कॉन्ट्रोडिक्ट करो अच्छे थॉट के साथ कि भाई व्हाई एम आई ब्लेस्ड. जब भी कोई गलत चीज आए दिमाग में, जो कि बहुत आती है आजकल, और आजकल तो बहुत ही आती है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, तो उसे हमेशा कॉन्ट्रोडिक्ट करिए फौरन एक अच्छे सवाल से कि व्हाई आई एम ब्लेस्ड. या फिर अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे तो उसे लिख के फाड़ के डस्टबिन में फेंकिए. अच्छा, तीसरी चीज, इस एक उम्र में जो कि क्योंकि हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, बच्चों के काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड को देख रहे होते हैं, इतना सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे होते हैं कि हम खुद जीना भूल जाते हैं. डेवलप अ हॉबी. इट इज नेवर टू लेट. 45 कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, अब मैं क्या पॉटरी सीखूंगी, या अब मैं क्या पेंटिंग सीखूंगी, या अब मैं क्या ये सीखूंगी. अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि वो खाली टाइम आपको जो है बॉदर कर रहा है, लोनलीनेस की फीलिंग दे रहा है, डिप्रेस कर रहा है, तो डेवलप अ हॉबी. कोई एक अच्छी हॉबी ऐसी लीजिए जो आप उसमें कुछ सीखें. जब कुछ सीखते हैं तो खुद से हैप्पीनेस अंदर से डेवलप होती है कि अरे मैंने कुछ ऐसा सीखा. इसके अलावा निदा, अभी आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी एक नाजरीन जुड़ी हुई हैं और वो हमसे ये कह रही हैं, ये पूछ रही हैं कि क्या अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाना, eating delicious food also gives happiness. Am I right? See, it depends on you.
If eating biryani all the time gives you happiness, then this is something different. That's what I said कि अगर आप high saturated fatty चीजें खा रहे हो तो उस वक्त के लिए शायद आपको अच्छा फील महसूस हो, पर अगर आप वो कांस्टेंट हैबिट रख रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि तो अगर हाई हम कह सकते हैं कि वो प्लेजर तो देगा आपको बट हैप्पीनेस नहीं देगा, टेम्पररी प्लेजर आपको फील होगा उस टाइम के लिए। यस, जैसे कि मेरे पास और भी एक काउंसलर आती है, मैं आपको बताती हूँ, जब वो बहुत उदास होती है तो वो शॉपिंग करती है। वो कहती है जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, जब मैं कोई एक चीज खरीद लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे कहा जब आप ऐसी शॉपिंग करते हो क्या वो चीज या आइटम आप पहनते हो या क्या वो वर्थ वाइल होता है? ऐसा तो नहीं है कि बस आप खरीदते जा रहे हो और पहनते नहीं हो। तो अगर ऐसे करते हो तो मत करो। और अगर कोई ऐसी वाकई चीज खरीदते हो जो आपकी जरूरत है, जो आप पहनोगे, तो फिर अगर वो आपका वो कहते हैं ना फाइंडिंग आउट योर ओन रीजन ऑफ हैप्पीनेस है तो क्यों नहीं। अच्छा तो अब मैं एक और बहन यहाँ पे जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो उनका ये कहना है कि गोइंग I am taking some time to read because I am unable to understand what exactly is being. लर्निंग बहुत जरूरी है, ये कह रहे हैं हमें कि लर्निंग बहुत जरूरी है। आई थिंक मे बी द मीनिंग इज के जो चीजें आप बता रही हैं वो सब हर किसी को मालूम होना चाहिए, नॉलेज बहुत जरूरी है इन सब चीजों की। तो ये हमारे नाजरीन ने कहा, और उसके बाद ये भी कहा कि देयर इज ऑल्सो अ होटल वेयर वी कैन शो आवर एंग्री बाय ब्रेकिंग प्लेट्स एंड कप्स। एक होटल है जिसमें आप जाकर के प्लेट एंड कप्स तोड़िए और अपना गुस्सा निकालिए। ये कौन सा तरीका हुआ? ये कोई अच्छा, ये तरीका ठीक है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि आप कप्स एंड ग्लास तोड़ दीजिए जाकर के और आप शांत हो गया? नहीं पता, पर हाँ अगर उनके पास इतनी एक्स्ट्रा प्लेट है तो भाई पता नहीं मुझे, मैं इस बारे में तो नहीं जानती। पे तो आखिर करना पड़ेगा आप ही को ना, जो जा रहा है तोड़ने के लिए। न खाया न पिया, प्लेट तोड़ा, ग्लास तोड़ा, बारह ने, तो वहां तो जाकर के उन्हें पे करना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी एवरलास्टिंग, बिकॉज दिस इज टेम्पररी सॉल्यूशंस। कि उस टाइम पे जिस लम्हे आपको गुस्सा आ रहा है या जिस लम्हे आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं उस लम्हे के लिए तो ठीक है, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग, आई थिंक दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन। व्हाट डू यू थिंक निदा? नहीं, मेरे हिसाब से भी ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी मेरे लिए कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो बच्चे भी मेरे पास आते हैं उन्हें जब गुस्से में आदत होती है कि चीजें मुझे फेंकने की आदत है, मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करती हूँ कभी अपने आप को सेल्फ हार्म नहीं करना, गुस्से में आके डिप्रेस होके कभी किसी चीज को नुकसान नहीं देना, ना ही ये चीजें पटकना तोड़ना। मैं इन चीजों के हमेशा खिलाफ हूँ क्योंकि डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी दो चीजें और हैं जो आप कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट। सेकेंड इज टेकिंग हेल्प, दैट इज टेकिंग काउंसलिंग थेरेपी, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, दैट इज फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग एंड चेंजिंग द वे व्हाट यू आर थिंकिंग। तीसरा है जिससे लोग बहुत डरते हैं, वो है मेडिकेशन। उनके अंदर बहुत सारे दवाइयों को लेके भी सवाल रहते हैं लोगों के दिमाग में कि ये खाने से दिमाग छोटा हो जाता है, कोई कहता है मैं ये खाऊंगी तो मुझे इसकी आदत ही पड़ जाएगी, कोई कहता है ये खाना ठीक नहीं है, इसको खा के बहुत नींद आती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दवाई का, ऐसे तो आप कोई भी मेडिसिन लेते हो उसका भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता ही है, ऐसे ही सेम ये मेडिकेशन से छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि आप उसके लिए लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट हो जाए। वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी लाइफ कैसे लीड करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अभी तक दूसरों पे डिपेंडेंट इतने हो कि आप अब आगे जाके दवाइयों पे डिपेंडेंट होना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। सो जरूरी है कि आप क्या सोचते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। जी, तो निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही कीमती बातें आपने बताई हैं। अब मैं ये चाहूंगी कि हमारे नाजरीन को जाते जाते आप कुछ ऐसी नसीहतें करें जिसको वो गिरह में बांध लें। आप कोई भी आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स अगर आप 3 टिप्स कुछ ऐसा दे दें जो अपने फिंगर टिप्स पे वो रखें और उसकी को फॉलो करके वो कम से कम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सके, क्या उसकी नौबत ही ना आए, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो वो अपने आप ही सॉल्व करती रहें और इस तरह से वो आगे बढ़ती रहें। देखिए, 3 चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैंने लाइफ में ऐसा फेस करा तो जो मैं करूंगी वो मुझे लगता है कि एक, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। किसी भी डिप्रेस बंदे के लिए बेड से उठना ही बहुत बड़ा टास्क होता है।
सो वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आपके लिए बेड से उठना बहुत बड़ा टास्क है तो मैं कहती हूँ 10 की गिनती में आप उठने की कोशिश करिए, और फिर जब आप एक बार उठने की आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करके फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप किसी जगह पे बैठे हो और कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो कि बहुत आम बात है डिप्रेसिव लोगों को आना, अगर आपके दिमाग में ये आ रहे हैं, चेंज योर प्लेस। अगर आप सोफे पे बैठे हो और आपको लगा मैं 1 घंटे से यही सब उलझुल सोच रही हूँ, तो आप सोफे से उठिए, किचन में जाइए, पानी बनाइए, चाय पीजिए। मतलब आई जस्ट वांट यू टू चेंज योर प्लेस। अगर आप बेडरूम में बैठे बैठे आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो बेडरूम से निकलिए, बाहर ड्राइंग रूम में जाइए, घर में कोई है उससे बात करिए, कोई नहीं है फोन करिए, किसी से बात करिए। मतलब change your place, that will help you, you know, deviating your mind from those negative thoughts. तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई, और ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, हमें लगता है बहुत किडिश है कि जर्नल बनाएं और उस पर लिखिए, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्ट करता है। और जिन जिन लोगों को मैंने ये सलाह दी है और जिन्होंने ये मेंटेन करा है, इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड देम, लोगों में ये हेल्प किया है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जाने से पहले, अगर आपको ये लगता है कि आपके किसी दोस्त, बहन, कजन ऐसा कुछ फेस कर रहा है और आपको अप्रोच करता है, तो मैंने देखा है बहुत से लोग इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और कहते हैं अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है, अरे तुम तो अच्छे खासे अमीर हो, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है, अरे तुम्हारे पास तो खुदा का दिया सब कुछ है, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है। तो प्लीज ऐसी बातें करके सामने वाले को और डिप्रेस ना करें। अगर कोई आपसे अपने दिल की बात कह रहा है, उसकी बात सुनो और उसको ये एहसास दिलाइए कि मैं हूँ, मतलब आई एम देयर फॉर यू। अगर आपको कुछ बोलना है बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि उसकी बात सुनी गई, समझी गई, आधी हीलिंग वही हो जाती है। तो प्लीज डू बिहेव इन दैट इमेच्योर वे कि तुम्हें कैसे हो सकता है, जो बहुत कॉमन है इंडिया में, हर कोई ये बहुत जरूर बोलता है तुम्हें कैसे हो सकता है। डोंट से दैट। ठीक है निदा, बहुत बहुत मशवरा आपका, आपने 3 मुफीद बातें बताई हैं। अभी असल में जाते जाते एक बहन ने ये भी सवाल पूछ लिया है, मेनोपॉज के बारे में पूछा है कि क्या उसका भी कोई अमल दखल है। एक अधेड़ उम्र की औरत या मिडिल एज जो औरतें हैं, उनके जहन में क्या उसकी बिना पे भी कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ उलझने आती हैं, वो भी दुश्वारियों का शिकार हो जाती हैं। तो इस तरह के ख्यालात को वो कैसे अपने आप से हटा सकती हैं? जी देखिए, मेनोपॉज भी एक बहुत कॉमन, मैं ये कहूंगी कोई रेयर चीज नहीं है, बहुत कॉमन चीज है जो मिडिल एज वुमेन फेस करते हैं। एक्चुअली इसमें डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। देयर इज इंक्रीज इन वेट, वेट गेन हो रहा होता है, हॉट फ्लशेस होते हैं इसमें बहुत ज्यादा के, अचानक से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, गर्मी लगने लगती है। तो इससे, इस हार्मोनल इम्बैलेंस से, इस वेट गेन उसकी वजह से यू नो वो डिक्रीज अफेक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर, ये सब होने से बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील करती हैं औरतें। तो ये मैं कहूंगी कि दिस टू शैल पास वाला फेज है कि भाई ये लाइफ का एक फेज है, बहुत कुछ चैलेंजेस एज अ विमेन हम फेस करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी फेज विच विल पास ऑन। पर अगर आपको लगता है आपको ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ज्यादा पसीने आते हैं, ज्यादा घबराहट हो रही है, या कुछ चीजें आप नहीं मैनेज कर पा रही हैं, तो प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ओके निदा, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मुफीद मशवरा दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारी जो बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं उन्हें ये मुफीद बातें उनकी जिंदगी के लिए कारआमद साबित होंगी। मैं निदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जहान मन की जानिब से कि आप हमेशा जब भी यहाँ आती हैं, आप हमारे चैनल के जरिए हमारे नाजरीन को बहुत ही बेशकीमत बातें बताती हैं। और यकीन जानिए कि नाजरीन अप्रिशिएट भी करते हैं, वो हमें लिख के भेजते भी हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप और कराया कीजिए ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें। और ये सब इस तरह की जो बातें होती है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब अब बहुत कॉमन हो गई है, जिंदगी का एक हिस्सा हो गई हैं। तो इसलिए अगर हम गाहे बगाहे इस पे बात करते रहें तो इससे हमें काफी रिलैक्स फील होता है। कम से कम बात करके ही बहुत स्ट्रेस आउट फील करते हैं, लगता है कि हम लोग डी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमत वक्त दिया है। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और नाजरीन आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।